हेलो बच्चों, माई सेल्फ संदीप सर। क्या बात है, बीएसटी लर्न नहीं हो रही या बीएसटी समझ नहीं आ रही? कोई बात नहीं, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस ये वीडियो देखें आप, मैं आपको पूरा चैप्टर डिटेल में समझा दूंगा ताकि आप केस स्टडीज सॉल्व कर पाए। सेकंड, मैं आपको एनसीईआरटी बीएसटी की पूरी लर्न करा दूंगा एज इट इज, ताकि आप स्ट्रेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के लिए अपन एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। वो ये है कि आप बनेंगे एक बड़ी सी कंपनी के मालिक, जैसे अंबानी। आप हैं कंपनी के ओनर और मैं और मेरी टीम है मैनेजर। हम आपके मैनेजर्स हैं। आपने हमें सैलरी देकर हायर किया है ताकि हम आपका डिफरेंट डिफरेंट काम संभाल सके। पहला बंदा होगा परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर की यह ड्यूटी होती है कि वो आपके लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह बाय करे। दूसरा बंदा है प्रोडक्शन मैनेजर, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करवाता है। थर्ड, सेल्स मैनेजर, जो ये देखेगा कि आपकी सेल्स बढ़ रही है घट रही है, सेल्स पे ध्यान देगा। फोर्थ, मार्केटिंग मैनेजर, जो पूरा प्रमोशन का काम संभालेगा। फिफ्थ, जो लोगों को जॉब देगा, जो हायरिंग प्रोसेस संभालेगा, एचआर मैनेजर। लेकिन ये जो चैप्टर है ये इन पांचों जनों के बारे में नहीं है। ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, इट इज अबाउट यू एंड मी। आप हैं कंपनी के मालिक और मैं हूं आपका फाइनेंस मैनेजर। इस दुनिया में सबसे मुश्किल तरीके से जो चीज कमाई जाती है वो है पैसा। मैं उस चीज पे ध्यान दूंगा, मैं आपके पैसे को मैनेज करूंगा। तो मैं कौन हूं? आपका बेटा फाइनेंस मैनेजर। और आप कौन हो? एक कंपनी के मालिक। दिस चैप्टर इज अबाउट मी एंड यू। मेरी ड्यूटीज क्या है, आप मुझे क्यों पैसे दे रहे हैं, मैं आपको किस किस चीज में हेल्प करूंगा, देखते हैं। मेरा पहला काम है, मैं फाइनेंस मैनेजर हूं, मेरा पहला काम है टू गाइड यू इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टू हेल्प यू इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपके पास क्या है? बहुत सारा पैसा, लेकिन आप कंफ्यूज्ड है कि आप इसको किस में इन्वेस्ट करें, कौन से प्रोजेक्ट में इसको इन्वेस्ट करें। आप अपने पैसे से एक हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल बनाएं या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, क्या बनाएं? तो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है ये मैं बताऊंगा आपको। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। सेकंड काम मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रोजेक्ट तो मैंने बता दिया कौन सा स्टार्ट करना है, लेकिन मैं ये तो बताऊं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। अपन पब्लिक को शेयर्स बेचेंगे, डिबेंचर्स बेचेंगे, या बैंक से लोन लेंगे, या अपन खुद का पुराना जुड़ा हुआ पैसा यूज करेंगे, दैट इज रिटेन अर्निंग्स। इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी हाउ टू रेज मनी। पैसा कौन से सोर्स से उठाना है, रिपीट करें, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा कैसे उठाना है पब्लिक से, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो, जब भी अपन कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके लिए अपने को लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, मोटर व्हीकल चाहिए, यानी अपने को बड़े बड़े असेट्स चाहिए, फिक्स्ड असेट्स चाहिए। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। तो मेरी ड्यूटी है आपको हेल्प करना, यह बताने में हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट्स, यानी आपको कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स खरीदने पड़ेंगे, कौन कौन से और कितने रुपए के, ये मेरी ड्यूटी हो गई बताना। ये है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। चौथा काम है मेरा आपको गाइड करना कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना रेंट लगेगा, कितना बिजली का बिल आएगा, कितना पैसा सैलरी के लिए रखना पड़ेगा लोगों की। दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। एक बार रिपीट करते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा कैसे उठाओगे, शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन या पुराना जोड़ा हुआ पैसा यूज करोगे, फाइनेंसिंग डिसीजन। फिक्स्ड असेट्स के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितने रुपए की आएगी, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। डे टू डे के खर्चे, बिजली के बिल, नल का बिल, लोगों की सैलरी, रेंट है तो रेंट, इसके लिए कितना पैसा रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। एक कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स। उनको बदले में कंपनी से चाहिए डिविडेंड। कितना डिविडेंड दोगे, ज्यादा दोगे, कम दोगे, डिविडेंड की रेट क्या होगी, मैं हेल्प करूंगा आपकी ये डिसाइड करने में। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। सिक्स्थ काम होगा मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब अपना जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो बिजनेस की टोटल लागत है, उसमें कितना अमाउंट शेयर से आया है, कितना अमाउंट डिबेंचर्स से आया है, कितना अमाउंट बैंक लोन से आया है, कितना अपन ने रिटेन अर्निंग यूज करी है, अपना पूरा पाई चार्ट क्या होना चाहिए, ऐसे। दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा और
आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये सारे टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन इसकी डिफाइन लर्न करते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट मींस, बोलो मेरे साथ में, लर्न कराऊं, इट मींस प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर वे। बोलो, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर वे। प्रोक्योरमेंट यानी पैसे का इंतजाम करना, मेरी ड्यूटी है, ये मेरे बारे में है चैप्टर। आप कंपनी के ओनर है, मैं आपका फाइनेंस मैनेजर हूं, तो ये मेरे बारे में बात हो रही है। इट मींस यानी मेरा काम है अरेंजमेंट, पैसे का इंतजाम करना और उसको यूटिलाइज कराना ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर वे। यानी मेरी ड्यूटी हो गई पैसे को अरेंज कराना, कहीं से भी अरेंज कराऊं, और उसे आपके थ्रू तरीके से यूटिलाइज कराना। लर्न करें। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन है, इट मींस प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर वे। यानी इन शॉर्ट जो भी मैंने आपको ये सब पढ़ाया, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। इट मींस प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर वे। बुक में जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग 3 डिसीजंस, FID, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। रियलिटी ये है कि और भी चीजें होती है जिनमें मैं आपकी हेल्प करता हूं, लेकिन जब अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं तो अपन ये लिखकर आएंगे, बोलो यार, इट मींस प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर वे। इट मींस प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर वे। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग 3 डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, एक बार अभी तक जितना हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट बिजनेस फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस? फाइनेंस यानी पैसा, और ये क्या लिखा है? बिजनेस। सिंपल, मनी नीडेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। बोलो, बिजनेस फाइनेंस मींस मनी नीडेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, इट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। अब क्यों चाहिए बिजनेस चलाने के लिए पैसा? इसमें क्या लिखोगे? इसमें आगे लिखना, मनी इज नीडेड टू, बोलो, मनी इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, यानी स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए। रन इट, उसे नॉर्मली चलाने के लिए। टू एक्सपैंड इट, टू डाइवर्सिफाई इट, टू मॉडर्नाइज इट। मॉडर्नाइज क्या होता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय करके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना। वापस करते हैं, मनी इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस यानी एस्टेब्लिश अ बिजनेस, टू नॉर्मली रन इट, टू एक्सपैंड इट, टू डाइवर्सिफाई इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू बाय असेट्स एंड टू मीट डे टू डे एक्सपेंडिचर। रोज के खर्चों के लिए टोटल अप्रॉक्स 6 to 7 बातें लिखकर आनी है। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी मैं हूं आपका फाइनेंस मैनेजर, आप है कंपनी के ओनर। जब मैंने आपको ज्वाइन करा तो मेरी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे आपने मुझे ये समझाया, आपने मुझे समझाया कि आपने मुझे नौकरी पे क्यों रखा है, मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है। मैंने तो बिना सोचे बिना समझे आपको जवाब दे दिया कि मेरा मेन मोटिव है कंपनी को वेल्दी बनाना, कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, कंपनी को अमीर बनाना। आपने कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्यों रखा है मेरे को, इतने पैसे, इतनी सैलरी क्यों दे रहे हो? आपने बोला कि आप चाहते हो कि जो पब्लिक है, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स है, वो रिच बने, वो अमीर बने, इन लोगों की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने आपसे इसकी डिटेल मांगी। अब आपने देखना मुझे क्या समझाया। आपने कहा कि ये जो कंपनी है ये पब्लिक के पैसे पे चलती है, पब्लिक बहुत मेहनत से पैसा कमाती है, उसे जोड़ती है, फिर कंपनी में इन्वेस्ट करती है, यानी हमारे शेयर्स खरीदती है। तो हमारी है, यानी मेरी, हमारी ये ड्यूटी हो गई कि हम पब्लिक के इस पैसे को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिससे कंपनी खूब प्रॉफिट्स कमाए। अगर कंपनी खूब प्रॉफिट कमाएगी तो ऑटोमेटिकली 2 काम हो जाएंगे। फर्स्ट, पब्लिक को बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा, शेयर होल्डर्स को बहुत ही तगड़ा डिविडेंड मिलेगा, जिसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड इंक्रीज होना यानी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना, शेयर होल्डर खुश हो जाएगा। दूसरा, अगर कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी तो कंपनी की मार्केट में गुडविल बनेगी, स्टॉक मार्केट में ऑटोमेटिकली कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कभी भी कोई इन्वेस्टर अगर मुसीबत में है और हमारी कंपनी का शेयर पब्लिक में बेचने जाएगा, स्टॉक मार्केट में बेचने जाएगा, तो उसको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। आ गया समझ में?
हो गया। तो बस ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। यानी एक बार ध्यान से सुनो भी, इसका मतलब ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कि मैं पब्लिक से जो पैसा उठा रहा हूं उसको ऐसे प्रोजेक्ट में लगाऊं जिसमें वैल्यू एडिशन हो। वैल्यू एडिशन मैंने इजी भाषा में भी समझा दिया। वैल्यू एडिशन यानी हम खूब प्रॉफिट कमाएं, पैसा ज्यादा कमाएं और खर्चे हो कम। प्रॉफिट मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सपेंस, इसे वैल्यू एडिशन बोलते हैं। यानी रिटर्न तगड़ा है और कॉस्ट लगे कम, तभी तो मजा आएगा। देखो इसमें पहले तो ये लिखना है आपको, है ना, उसके बाद ये 2 पॉइंट लिखने हैं। एक बार मैं समझा देता हूं, ये तो भी मैंने समझाया था, इसी से रिलेटेड ये है, ये मैंने समझाया जो एक बार रिपीट करता हूं। इसका मतलब ये था शेयर होल्डर खुश होना चाहिए। शेयर होल्डर 2 तरीके से खुश होगा। फर्स्ट, जब उसका ईपीएस बढ़ जाएगा यानी उसको डिविडेंड बहुत तगड़ा मिलेगा, और दूसरा जब मार्केट में उसके शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, यानी कभी भी वो पैसे में उसको पैसे की नीड है, वो स्टॉक मार्केट जाए और स्टॉक मार्केट बहुत महंगे रेट पे उससे शेयर खरीदने को रेडी हो। अब एक चीज सुनो, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये कहता है कि अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर खुश हैं, यानी उनको बहुत तगड़ा डिविडेंड मिल रहा है, तो बाकी लोग कंपनी से सब और जो लोग हैं वो जो कंपनी से जुड़े हुए हैं वो भी पक्का खुश है। यानी एम्प्लॉइज खुश हैं जिन्हें सैलरी चाहिए, क्रेडिटर खुश हैं जिन्हें ब्याज चाहिए, गवर्नमेंट खुश है जिन्हें टैक्स चाहिए, सब खुश हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि डिविडेंड लास्ट में दिया जाता है। डिविडेंड से पहले हम बिजली के बिल चुकाते हैं, डिविडेंड से पहले हम रेंट देते हैं, ब्याज देते हैं, हम लोगों को सैलरी देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो एक बात बताओ, डिविडेंड लास्ट में दिया जा रहा है, अगर हम डिविडेंड ही बहुत अच्छा दे रहे हैं तो उससे जो पहले पेमेंट किए होंगे वो बहुत अच्छे किए होंगे। समझ में आ गया? यानी लोगों को बहुत अच्छी सैलरी, टाइम से ब्याज, किराया, गवर्नमेंट को टैक्स सब ऑलरेडी पे कर दिया, क्योंकि डिविडेंड लास्ट में पे होता है। तो अगर हमारे शेयर होल्डर हमसे खुश हैं तो इसका मतलब बाकी स्टेक होल्डर्स यानी बाकी ये लोग जैसे एम्प्लॉई, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ये भी हमसे पक्का खुश है। करेक्ट? एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इसका, हो गया ये टॉपिक। अब हमारे पास पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन हमें ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हम कौन से प्रोजेक्ट में पैसे लगाएं। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ध्यान रखना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, दिस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। इसकी ट्रिक है ICR। पहले एक बार हेडलाइंस लर्न करते हैं। बोलो बच्चों, बोलो, बोलना तो पड़ेगा। ICR, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। बोलो ना, इधर नहीं देखना। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, बोलो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, एक और बार इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट और रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड, ICR। इन पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको टॉपिक ढंग से लर्न हो जाए। ठीक है? ICR, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। अब मैं ये तीनों आपको एक बार डिटेल में समझाता हूं क्या है ये फैक्टर्स। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि मैं आपका फाइनेंस मैनेजर हूं, मैंने फाइनेंस में डिटेल में पढ़ाई करी है ड्यूरिंग माय MBA। तो उस समय हमको सिखाई जाती है बहुत सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। इसका मतलब होता है कि मैंने मेरा किताबी जो ज्ञान लिया है, जो भी मेरे को नॉलेज है, जो भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स मेरे को सिखाई गई है ड्यूरिंग माय MBA, वो मैंने इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दी। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने जितनी टेक्निक्स थी वो अप्लाई कर ली, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर ली, जैसे रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ये कुछ टेक्निक्स के नाम है। ये मैंने मैथमेटिकल ज्ञान लगा लिया और मैं डैम श्योर हूं कि सेठ जी आप इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा दो, पक्का है कि आपको रिटर्न मिलेगा। तो अप्लाइंग ऑल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लाइक रेशो, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी मैंने सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली। सेकंड, C, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो बेटा, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मेट्रो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत सारा पैसा पहले लगे ही जाता है, यानी कैश का आउटफ्लो होता ही जाएगा, और जो प्रोजेक्ट से रिटर्न आएगा ना वो बहुत टाइम बाद आएगा। वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है। लेकिन जो अपन आम आदमी होते हैं ना, अपन ऐसे होते हैं कि अपन बहुत मेहनत से तो पैसा कमाते हैं, तो अपने को ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे डालने होते हैं कि जिसमें पैसा लगे, पैसे का आउटफ्लो हो, लेकिन फटाफट से कैश इनफ्लो भी आता रहे। यानी अगर पैसा लग रहा है
तो ऐसा दिखे कि यार जल्दी से जल्दी पैसा आना भी चालू होगा, माल बिकना चालू होगा, प्रोजेक्ट रनिंग में जल्दी आएगा और हमारे पास पैसा आए भी तो सही। हम गवर्नमेंट की तरह इतना वेट नहीं कर सकते। ये लिखते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में। यानी मैं आपका पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में लगाऊंगा जिसमें आउटफ्लो तो होगा, लेकिन आई एम इंश्योरिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा कैश इनफ्लो भी होगा। ठीक है। थर्ड, सबसे सिंपल, रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क इन्वॉल्व। मैं आपका प्रोजेक्ट ऐसे में मैं आपका पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में लगवाऊंगा जिसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा होगी और जिसमें रिस्क मॉडरेट होगी। कभी भी रिस्क के आगे लो नहीं लिखते। रिस्क के आगे क्या लिखते हैं बेटा? रिस्क इन्वॉल्व विल बी मॉडरेट। लो रिस्क, आजकल की दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट कम रिस्क का तो है ही नहीं। रिस्क एवरेज है यानी मॉडरेट है, और इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं जिसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई है। ये मैंने इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख दी, इन शॉर्ट ही लिखी है, मतलब ताकि आपको जल्दी से चीज लर्न हो जाए। मेन बात को अंडरलाइन कर दिया। जैसे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, मैंने सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगा दी, यानी जितना भी मैंने पढ़ाई ज्ञान लिया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सारी इस प्रोजेक्ट में मैंने अप्लाई कर दी। इसमें ये लिखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में आपके पैसे लगवाए हैं जिसमें रेगुलर कैश इनफ्लोज हो, आपका वेटिंग टाइम इतना लंबा ना हो, आप अगर पैसे लगा रहे हैं तो पैसा आना भी जल्दी चालू हो जाए। और थर्ड ये रहा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों मानो अपन डिसाइड करते हैं कि अपन बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अपन जमीन लेकर उस पर डीमार्ट बनाएंगे, डीमार्ट जैसा कोई स्टोर, या अपन आइनॉक्स बनाएंगे, कोई स्कूल या हॉस्पिटल बनाएंगे। तो अब अपना टॉपिक है फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, क्योंकि इन चीजों में अपना फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी अपने को बहुत सारी लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारी मशीन, बहुत सारा मोटर व्हीकल, बहुत सारा फर्नीचर, यानी ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं अपना पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो अपना टॉपिक है फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी रिल, इसकी ट्रिक है रिल। आर स्टैंड्स फॉर रिस्क इन्वॉल्व। देखो ऐसा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो रिस्क ही बहुत ज्यादा है। चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चली तो गए। पहला पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व, यानी रिस्क बहुत ज्यादा है। सेकंड, इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन मतलब एक बार मैंने कोई जमीन ली और उसमें मैंने डीमार्ट बना दिया मानो, और वो नहीं चला, आइनॉक्स बना दिया, नहीं चला, गया मैं तो इरिवर्सिबल। अब मैं यू टर्न कैसे मारूं? अब मैं उसको सारा तोड़ूं और दोबारा से नई चीज बनाऊं? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? एल, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें मेरा बहुत सारा पैसा लग गया, जभी तो ये रिस्की है, तभी तो ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लग गया। दिस एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी मेरे ऐसे डिसीजंस कि मैं इतना पैसा कौन से प्रोजेक्ट में लगाऊं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी ये मेरे लॉन्ग टर्म ग्रोथ या मेरे फेलियर को डिटरमाइन करेगा। अगर ये चल गए प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 साल या उससे भी ज्यादा के लिए मैं तो कमा गया, या फिर मैं बहुत तगड़ा पैसा हार गया। देखो फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, फीचर्स है ये, इसकी ट्रिक है रिल। आर स्टैंड्स फॉर रिस्क इन्वॉल्व, यानी बहुत ज्यादा रिस्की है। आई, इरिवर्सिबल डिसीजन, डिसीजन कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी अब हम यू टर्न नहीं ले सकते, जो बन गया अब उसी को चलाओ। जिस जमीन पे डीमार्ट जैसी कोई चीज बन गई, अब इसको चलाओ कैसे भी करके, तोड़ के दोबारा थोड़ी बनाओगे। एल, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, यानी बहुत सारा पैसा लग गया एक बार में। एल, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इट विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर ग्रोथ या फेलियर। अब फ्यूचर में हम सक्सेसफुल रहे या हम फेल हो गए, ये तो इस डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन है टॉपिक, फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। ट्रिक क्या है बोलो? अब इधर नहीं देखना। रिल, रिल, रिस्की, रिस्क इन्वॉल्व मतलब बहुत ज्यादा रिस्की है, रिस्क इन्वॉल्व। आई, इरिवर्सिबल, अब तोड़ के दोबारा नई चीज बन नहीं सकती। एल, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, बहुत सारा पैसा लग गया। और एक और एल, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी अब ये डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए डिटरमाइन करेगा कि मेरा करियर आगे सक्सेस है या मैं फेल हो गया। एक और बार, रिल, रिस्क इन्वॉल्व, इरिवर्सिबल डिसीजन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बच्चों एक बार अपन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ध्यान से सुनना। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि फर्म ने फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। दो टाइप के असेट्स होते हैं बिजनेस में, एक फिक्स्ड असेट
और एक करंट असेट। फिक्स्ड असेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल। करंट असेट्स जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक। वापस इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब एक फर्म ने दोनों टाइप के असेट्स में कितना फंड यानी कितना मनी इन्वेस्ट किया है। पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डेफिनेशन देखते हैं, ये रही। इट रिलेट्स टू हाउ फंड्स ऑफ अ फर्म आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स। अब इसके दो टाइप्स जो भी मैंने बोले, एक तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स और एक इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। अब जो मैं बोलने वाला हूं ना वो आप ध्यान से सुनना। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड असेट्स देन इट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देन इट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इट मींस इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। Investment is done for a very long period of time. That is called capital budgeting decision. And if you are investing in current assets, any investment decision which is made for a very short period of time is called working capital decision. Working capital decision अभी अपन थोड़े देर बाद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कैपिटल बजटिंग डिसीजन तो अपन ने अभी अभी कंप्लीट किया है। ये रहा, ये इसके दो टाइप्स होते हैं। वापस रिपीट करा रहा हूं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, लंबे टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करना, जिसका मेन नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और एक शॉर्ट टर्म के लिए मनी को इन्वेस्ट करना यानी करंट असेट्स में इन्वेस्ट करना, विच इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये अपन अभी करेंगे डिस्कस, ये अपन ने कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब देखो यहीं रुक जाओ, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स, कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, मोटर व्हीकल में, यानी इन असेट्स में, यानी बेसिकली कहा जाए तो किसी प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है। देखते हैं A capital budgeting decision यानी ये is capable of changing the financial fortunes of a business। इसका मतलब अगर आपका कैपिटल डिसीजन सही है तो आपका फॉर्च्यून यानी आपका फ्यूचर, आपकी तकदीर पलट जाएगी। तो अभी तो पढ़ाया था मैंने ये रिल नाम का टॉपिक, RILL, वो इसमें लिखकर आना है। क्वेश्चन ये था है ये कि आपको ये बताना है कि क्या आपका लिया हुआ कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, कैन दिस डिसीजन चेंज योर फॉर्च्यून। क्या है आपकी किस्मत पलट सकता है? बोलना हाँ। क्वेश्चन में आगे था कि डू यू अग्री, तो लिखना यस आई अग्री। फिर है गिव रीजंस, तो ये 4 रीजन समझाना जो भी अभी मैंने बताए। एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम पैसे को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके 4 फीचर्स बन जाते हैं। पहला है रिस्क इन्वॉल्व, बहुत रिस्की डिसीजन है। क्यों है? क्योंकि ये रहा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इज इन्वॉल्व, बहुत पैसा लग जाएगा। ये था लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और ये है इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल यानी कि अब हम यू टर्न नहीं मार सकते। एक बार हमने पर्टिकुलर जगह पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, अब हमें उसे कैरी ही करना पड़ेगा, हम यू टर्न नहीं मार पाएंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, रिल को एक्सप्लेन करेंगे जो जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आप चाहो तो इसका और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। इसका मतलब ये होता है कि मैं एज अ बिजनेसमैन जमीन में, मशीन में, मोटर व्हीकल में कितने रुपए लगाऊं, कितना रुपया लगाऊं मैं जमीन में, मोटर व्हीकल में या मशीनों में, यानी बड़े असेट्स में। यानी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए कितना पैसा चाहिए। ये डिपेंड करता है 8 बातों पे। NSC, LGT, FT, ये इसकी ट्रिक है। क्या बोला मैंने? NSC, LGT, FT, इन 8 बातों पे डिपेंड करता है कि मैं इन असेट्स पे, इन नॉन करंट असेट्स पे यानी फिक्स्ड असेट्स पे कितना पैसा लगाऊं। जैसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि या तो आप ट्रेडर हो या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो रॉ मटेरियल खरीदता है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है।
मैन्युफैक्चरर को बहुत सारी मशीनें चाहिए, उसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री बना सके, वो खुद की फैक्ट्री डाल सके। तो इसकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। ट्रेडर एक दुकानदार होता है, जैसे रिटेलर या होलसेलर। ये बना बनाया माल किसी से खरीदता है और उसे थोड़ा प्रॉफिट लगा के बेच देता है। इसको ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए, इसको मशीनें तो चाहिए ही नहीं ऑलमोस्ट, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग तो करनी नहीं है। तो ट्रेडर की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कम, ऐसे लर्न करना ही है। ट्रिक है एनएससी एलजीटी एफडी। अपन पहले एनएससी डिस्कस कर रहे हैं। एन में क्या लिखोगे? नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेडर की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, मैन्युफैक्चरर की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सेकंड, एस स्केल ऑफ ऑपरेशन। सिंपल, सबसे सिंपल। अगर आप स्मॉल स्केल के व्यापारी हो, आपकी छोटी सी दुकान है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। आपका बड़े लेवल का काम है तो आपकी इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बड़े लेवल का काम लेके बैठोगे, जमीन ज्यादा चाहिए, मशीनें ज्यादा चाहिए, मोटर व्हीकल ज्यादा चाहिए, फर्नीचर ज्यादा चाहिए। डन। सी स्टैंड्स फॉर चॉइस ऑफ टेक्निक। देखो, माल बनाने की दो तरीके होते हैं। पहला, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी यानी पैसा लगता है ज्यादा। यही तो आंसर है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में पैसा चाहिए ज्यादा, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, मनी, इन्वेस्टमेंट। लेस ऑफ लेबर, मोर ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर ज्यादा चाहिए, इसमें मशीनों में या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कम करना पड़ता है, तो पैसा चाहिए कम। मैंने क्या पढ़ाया बच्चों? एनएससी, नेचर ऑफ बिजनेस। यार बोलो तो सही। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक। आगे पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं एलजीटी। ट्रिक थी एनएससी, फिर थी एलजीटी। एलजीटी, एल स्टैंड फॉर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। देखो, अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हो, अकेले आप सोल प्रोप्राइटर हो, तो भाई साहब सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको खुद को अरेंज करना पड़ेगा। आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी ज्यादा। लेकिन अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लो, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप यानी जॉइंट वेंचर बन जाओ, जैसे हीरो, होंडा, मारुति, सुजुकी, तो फिर आपकी खुद की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट को आपस में क्या कर लिया? शेयर। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए की तो जमीन ही जमीन आ जाएगी। मैं अकेला करूंगा ये स्टार्ट, तो 5 करोड़ रुपए मुझे अकेले को इकट्ठे करने हैं। मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी ज्यादा, 5 करोड़ मुझे अकेले को इंतजाम करना है। लेकिन अगर मैं ये बिजनेस शेयर कर लूं, आपके साथ पार्टनर बन जाऊं, तो 2.5 करोड़ आपके, 2.5 करोड़ मेरे, तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कम। यह था लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अपन पढ़ रहे हैं एलजीटी वाली ट्रिक। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपको अपनी ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैलानी है, वर्ल्ड में फैलानी है, या अपने पूरे स्टेट में काम फैलाना है, यानी काम को बड़े लेवल पे लेके जाना है, ग्रो करना है, ब्रांचेस खोलनी है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा। और आपको ब्रांच ही नहीं खोलनी, आप एक दुकान खोल रखी है आपने, बस उसी से सेटिस्फाइड है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कम। इफ यू वांट टू ओपन ब्रांचेस, then your fixed capital requirement is high. If you don't want to open branches, your fixed capital requirement is less. Next, T, technological upgradation. देखो, मेरे दादाजी थे, उन्होंने गन्ने का जूस पिया, पापा उन्होंने गन्ने का जूस पिया, मैंने भी गन्ने का जूस पिया, मेरे बेटे ने भी पिया, 4 पीढ़ियां निकल गई खानदान की। वो गन्ने के जूस वाला सेम मशीन से काम चला रहा है, मशीन से चला रहा है, वो मशीन से जूस बना रहा है, लेकिन वो मशीन सेम है, यानी उसको कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी एक पुरानी जो मशीन है, उससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी गन्ने का जूस निकाल के पैसा कमा रहा है। तो भाई साहब, अगर आपने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, जैसे शुगर केन जूस वाला काम, आपका पुरानी मशीन से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पुरानी चीजें ही चल जाएगी, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? कम। लेकिन पहले आता था ब्लैक बोर्ड, फिर आया व्हाइट बोर्ड, और भाई साहब ये आ गए डिजिटल बोर्ड। तो ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वाला काम है। यानी अगर आप बोर्ड के बिजनेस कर रहे हैं, बोर्ड बनाने का बिजनेस करते हैं, तो हर साल या हर बार नई नई टेक्नोलॉजी में आपको खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिजनेस ही ऐसा चुना है जिसमें प्रोडक्ट बार बार नया हो जाता है। तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको भी तो नई मशीन और नई टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, तो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी ज्यादा। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी?
लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अकेले काम करोगे, बोलो यार थोड़ा तो रिपीट करेंगे ना, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अकेले काम करोगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी ज्यादा, शेयर कर लोगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लाइफ में बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है, काम बड़ा करना है तो पैसा ज्यादा लगेगा। अकेले एक ही दुकान में खुश रहना है कि मुझे तो खोलना ही नहीं है और काम, तो रिक्वायरमेंट है कम। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ऐसा बिजनेस अगर आपने कर लिया जिसमें बार बार प्रोडक्ट इनोवेट होता है, नया बनता है, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी और मशीनें बार बार नई लेनी पड़ेगी। जब भी तो नया प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी मशीनें चल जाएगी तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कम, बार बार नई मशीनें लेनी पड़ेगी तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ज्यादा। लास्ट 2 फीचर रह गए। FD, F स्टैंड फॉर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। आपको जो भी एसेट बाय करना है, आप बोलते हो मैं तो 1 शॉट पेमेंट दूंगा, मैं तो सारा पेमेंट एक बार में दूंगा, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा। इसके अगेंस्ट आप बोलते हो नहीं यार इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, या फिर जो भी चीज ले रहे हैं उसको किराए पे ले लेते हैं। भाई या तो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देने को रेडी हो, या फिर आप चीज को किराए पे ले लोगे यानी लीज पे, तो आपके पैसे लगेंगे कम। एक साथ पैसे दोगे पैसे ज्यादा लगेंगे, किश्तों में पैसे दोगे या किराए पे ले लोगे तो पैसे कम लगेंगे। लास्ट डाइवर्सिफिकेशन, इसमें तो मुझे याद आ जाता है टाटा या बाटा। टाटा भाई साहब ने अपने बिजनेस को कर लिया डाइवर्सिफाई। टाटा के ट्रक, टाटा की गाड़ी, टाटा का नमक, टाटा का ज्वेलरी ब्रांड जैसे तनिष्क, टाटा के कपड़े वेस्ट साइड, ऐसे दुनिया भर, टाटा का वोल्टास, टाटा का जैगुआर, बहुत सारी चीजें हैं। टाटा ने अपने काम को डाइवर्सिफाई कर लिया यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आ गया, अपने ब्रांड के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होगी पैसे की ज्यादा, क्योंकि इन्हें ग्रो करना है, इन्हें अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में जाना है। टाटा हुआ, सोनी हुआ, एलजी हुआ। लेकिन अगर आप बाटा की तरह से जूते चप्पल ही बनाओगे तो खराब नहीं है काम, लेकिन आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, यू आर नॉट डाइवर्सिफाइंग, आप एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में आ गए। तो इन कंपैरिजन टू टाटा आपकी रिक्वायरमेंट जो पैसे की है वो रहेगी कम। तो अपना अभी का टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यार बच्चों बोलो तो सही, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, और ट्रिक क्या थी? NSC LGT FD, NSC LGT FD। इन 8 बातों पे डिपेंड करता है कि अपने को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा धंधे में या कम। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटा आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। अब बच्चों मुझे आप बता सकते हो कि इस फर्स्ट वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने लिया चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर की डेफिनेशन लर्न करी, बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसमें अपन ने पढ़ा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कंसेप्ट, उसके टाइप्स पढ़े, अपन ने कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ा, उसके फैक्टर्स पढ़े, और अपन ने फिक्स्ड कैपिटल का कंसेप्ट समझा और उसके फैक्टर्स क्लियर किए। ठीक है, देखो अपन ने जो टॉपिक कवर करे वो सब ये है। अब वीडियो 2 में क्या आने वाला है? वीडियो 2 में मैं आपके लिए लाऊंगा वर्किंग कैपिटल के बारे में। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। उसमें मैंने वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट, उसके सारे फैक्टर्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वर्किंग कैपिटल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। तो आपके लिए वीडियो 2 में एक टॉपिक आने वाला है। उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बनाया है, एक रिवीजन क्लास। जस्ट एक बार देखते हैं कि आपको कितना याद है। अपन ने वीडियो 1 में जो ट्रिक्स कवर करी उसमें पहली ट्रिक थी ICR। क्या थी? ICR। नेक्स्ट ट्रिक थी रिल। बोलो बच्चों क्या पढ़ा था ICR के बाद? रिल। रिल के बाद अपन ने क्या पढ़ा? NSC LGT FD। बोलो ICR, रिल और NSC LGT FD कितना हुआ? मैंने आपको टोटल एनसीईआरटी की 15 हेडलाइंस लर्न करा दी। एक वीडियो में 15 हेडलाइन लर्न हो गई फ्रॉम एनसीईआरटी ये सब। अब देखो वीडियो 2 जो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, इसकी एक अमेजिंग ट्रिक है और वो ट्रिक है C²S² पगली नॉब। ये सारी हेडलाइंस आपके एनसीईआरटी को कवर करती है। C²S² पगली नॉब, ये अप्रोक्सीमेटली आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये 12 हेडलाइंस है। 12, 12, 15 और 12, 27।
इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वीडियो देखना है, इसमें वर्किंग कैपिटल का टॉपिक कवर हो जाएगा। अब देखो, एक सेकंड बस, वीडियो बंद मत करना, मुझे एक बात कहनी है, सुनो। आपकी जो बोर्ड्स में चेकिंग होती है ना बीएसटी की, वो काफी इजी होती है। जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो सब आपको आगे प्रमोट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए वहां बैठे हैं। तो आपको ये दिमाग में कभी नहीं रखना है कि आपको एनसीईआरटी या कोई रिफ्रेशर एज इट इज लर्न करनी है। नहीं, थोड़ा बहुत लर्न करना जरूरी है। जैसे आपने हेडलाइंस लर्न कर ली और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप बोर्ड्स में अपनी राइटिंग में भी आंसर्स को ढंग से लिखकर आओगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरा बहुत लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसी से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। एक बार और कह देता हूं, सारे टीचर्स बहुत अच्छी चेकिंग करते हैं बोर्ड्स में, वो सही लैंग्वेज के मार्क्स देते हैं, ना कि रटने के। तो दिमाग में ये टेंशन नहीं रखनी है कि सब कुछ क्रैम करना है। समझ में आ रहा है? चाहो तो आप इस वीडियो को एक बार वापस 2 बार 3 बार देख लो, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर रहे। ठीक है, चलो सेकंड वीडियो में मिलते हैं बेटा।